होता है, पर उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये दो चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी। और मैंने अभी इतने साल में शैली तो ऐसी कम से कम बनाई है कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। मैं जिस तरह से बात करूँगी उस तरह से मैं कोशिश भी करूँगी कि कम कठोर शब्दों में बात करूँ, खास करके दूसरी वाली बात। तो पहले हम अर्थ नीति पर आते हैं। जो गांधी जो पूरे कॉन्सेप्ट में आते हैं, अगर हम लोग ये समझने की बात करें कि आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले कैसा रहा होगा समय जो है, तो हम देखते हैं कि शुरू में जो समय था तब कबीलों का राज रहा होगा, जब लोग जंगलों में घूमते थे, या जिस तरह से छोटे छोटे कबीले रहे होंगे, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाता था, जंगलों में था, शिकार करता था, तो छोटे छोटे कबीलों में राज होता था। उसके बाद जब धीरे धीरे क्रांतियाँ हुई, धीरे धीरे भाप की, चक्र की, पहिए की खोज हुई, इंसान ज़्यादा घूमने घामने लगा, एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क करने लगा, तो हमने देखा कि धीरे धीरे राजशाही का उदय हुआ। माने एक राजा है, उसके मंत्री है और सभी लोग राज कर रहे हैं उसके ऊपर। फिर जब हम कई हजार सैकड़ों सालों का जब हम प्रवास करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि इंसान की जो इच्छा है, मनुष्य की जो इच्छा है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का किस तरह से विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आज से बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी अपनी इच्छाओं का, अपेक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास होता है। लोकतंत्र की कल्पना जो है मनुष्य के विकास के क्रम में आती है। फिर साम्यवादी क्रांति होती है, जिसके बारे में आप लोगों को कितना मालूम है मैं जानती नहीं हूँ, पर उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं डालती हूँ। साम्यवादी क्रांति ने ये कहा कि सारी दुनिया के मजदूर एक हों और मजदूरों का राज होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो मजदूरों का है, श्रमिकों का है, जिसको बाद में किसानों में भी जोड़ा गया। माने जो मेजॉरिटी जो लोग हैं उनका शासन होना चाहिए, और जो उद्योगपति हैं, जो बहुत कम संख्या में हैं, उनको जो है रास्ते से हटा देना चाहिए और ये शासन होना चाहिए। क्यों मैं ये आपको कहानी बता रही हूँ? मैं ये समझाने के लिए आपको कोशिश कर रही हूँ कि मनुष्य की जो स्वाभाविक इच्छा है, जो हजारों सैकड़ों सालों के रास्ते से हमको समझ में आती है, वो क्या इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होना चाहिए। ठीक बात है, ये बात समझ में आती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होना चाहिए। ये हमारा स्वाभाविक जो है वो विकास का क्रम रहा है। सिविलाइजेशन के, संस्कृति के विकास में हम ये देखते हैं, और ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, मतलब मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे दिखाया कि किस तरह से शासन का तरीका बदला, और शासन का मनुष्य की ज़्यादा से ज़्यादा ये चाह रही कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पावर का हिस्सा बने, जिनके भलाई का हिस्सा हो। आज जिस एजुकेशन को, जिस शिक्षा को हम ये मान रहे हैं कि सबके लिए है शिक्षा, आज से 200 साल पहले आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। महिलाओं के लिए आज शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि कोई उठ के ये कहे कि भाई मैं मेरी बेटी को ना पढ़ाऊंगा, तो और सामने वाला उसको दपट के ये ना कहे कि नहीं बेटी को पढ़ाना ही चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमारा मनुष्य का विकास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुशहाली कैसे पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विकास कैसे पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अधिकार कैसे पहुँचे, इसका रहा है। मगर इतने लंबे इतिहास में भी अगर आप देखेंगे कि जो पावर जो है, दरअसल में जो पावर है जिसको सत्ता हम कहते हैं, और जो पैसा है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में हमेशा से रहा है। आप अब शुरू से फिर से सोच कर कोशिश करिए कि जब कबीलों का राज था तो कबीले के जो राजा थे वो सबसे पैसे वाला था, उसके पास सबसे ज्यादा अधिकार थे। फिर राजशाही आई तो राजा के पास सबसे ज्यादा अधिकार थे, सबसे ज्यादा पैसे थे। कम्युनिज्म आया, साम्यवादी क्रांति हुई, उसमें भी एक सत्ता का एक क्लास बन गया जिनके हाथ में सारा पैसा भी था, सारे अधिकार भी थे, सारे ऐशो आराम भी थे। आज जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि निर्णय करने का अधिकार कुछ ही लोगों के पास है, पैसा भी कुछ ही लोगों के पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी चाह जो है वो एक दिशा में जा रही है,
और प्रैक्टिकल जो है वो दूसरी दिशा में जा रहा है ना। कि हम लोग बात तो करते हैं कि एकता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, पर जब उसका प्रैक्टिकल करने हम जाते हैं तो वो मुट्ठी भर लोग ही हैं जिनके हाथ में ये सारा पावर और ये सारे पैसा अटका हुआ है। आप लोगों ने इस तरह के भी आंकड़े सुने होंगे कि दुनिया की 60% जो संपत्ति है वो केवल 7 या 8 लोगों के हाथ में है, कंपनियों के हाथ में भी नहीं कह रही हूं मैं। अभी कुछ दिनों पहले का आंकड़ा है जिसमें एक कंपनी की कमाई जो है वो 4 या 5 ट्रिलियन डॉलर की हुई, एक कंपनी की कमाई। और भारत की इकोनॉमी का क्या है, प्रधानमंत्री जी एक बात सपना दिखाते हैं कितना 4 ट्रिलियन की कुछ बोलते हैं, पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी कमाई जो है वो 3 ट्रिलियन डॉलर की है। मतलब भारत जैसा विशाल देश जो दुनिया का अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश हो गया है, उसकी कमाई से भी ज्यादा किसी एक कंपनी की कमाई है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये सारी व्यवस्थाएं चाहे बदली, मनुष्य की आकांक्षाएं, इच्छाएं चाहे जितनी भी बदली हो, पर सच्चाई ये रही कि अर्थतंत्र जो है, आर्थिक और पैसा और पावर जो है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रहा। ये बात समझ में आती है? अब ये ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि सपना तो हमने समानता का देखा, सपना तो हमने देखा कि आखिरी आदमी का भी विकास होना चाहिए, मगर ये हो क्यों नहीं पाया? ये समझने की कोशिश है कि जितनी भी व्यवस्थाएं बनी वो व्यवस्था किसने बनाई? तो जो ऊपर का 1% का जो आदमी बैठा हुआ था उसी ने सारे नियम बनाए, उसी ने तय किया। नहीं तो आप मुझको ये बताइए कि एक आदमी के पास 500 रुपया है या 5000 रुपया है, वो बैंक में डालता है, उसको 6 या 7% ब्याज मिलता है और वो पैसा बढ़ता ही है। मगर वही पैसा अगर किसान अपने खेत में डालता है तो उस पैसे का क्या हो सकता है? वो पूरे का पूरा खत्म हो सकता है। उसको 5000 का जो 6 या 7% ब्याज तो मिल ही नहीं सकता है, मगर इसकी पूरी संभावना है कि 5 साल में से 4 साल में उसका वो पैसा डूबेगा और 1 साल में उसकी कमाई होगी। ये किसने बनाया होगा और क्यों बनाया होगा? है ना? तो पैसे से पैसा उग सकता है, पर उत्पादन से पैसा नहीं उग सकता है, श्रम से पैसा नहीं बन सकता है। ये सिस्टम किसने बनाई होगी? क्या हो गया? मैं भी सुनूं, आप लोग सुन रहे, मैं भी सुनती हूँ। ठीक है, ये किसने बनाया होगा? तो ये बात समझने की है कि पैसे से पैसा बनता है ना? कहते भी ऐसा ही है कि पैसा उसी के पास आता है जिसके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई कर्जा भी नहीं देगा, आपको लोन नहीं मिलेगी, आपको जो है समाज में स्थान नहीं मिलेगा। ये सिस्टम किसने बनाई होगी? ये सिस्टम उन्हीं 1 या 2% ऊपर के लोग बैठे हैं जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं बनाई। न केवल पैसे की व्यवस्था बनाई, पर पावर का इक्वेशन भी उन्हीं लोगों ने तय किया, है ना? कि किसके पास पावर होगा, ब्राह्मणों के पास पावर होगा या चीफ मिनिस्टर के पास पावर होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होगा, या आप विदेशों में चले जाइए तो वहां काले गोरे का भेद है, गोरों के पास पावर होगा। किसके पास पावर होगा? तो जिसके पास पावर है ऑलरेडी, जिसके पास पैसा है ऑलरेडी, वो ही सिस्टम बनाता है ना? तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत सारी बात, जब विकास का जो हमको झुंझुना पकड़ाया जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें माहिर हैं ये करने में कि भाई विकास का झुंझुना बज रहा है, मगर हमको ये समझना पड़ेगा कि आज की व्यवस्था बनी रहे और जनता का उद्धार हो या जनता के पास पैसा पहुंचे या जनता का विकास हो, ये संभव नहीं है। क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है कि पैसा जो है कहीं से डालो पहुंचता वहीं है जहां उसको पहुंचना होता है ना? बहुत ये हुआ कि भाई टेलीफोन अब जो है वो पूरी जगह पहुंच गया है ना, हमारे सबके हाथों में स्मार्टफोन है और हमको ये लगता है कि हथियार है, हमको लगता है ना, और हम समझाते भी हैं कि भाई कहीं भी हो जाए तो तुम वीडियो ऑन कर दो, तुम्हारा हथियार तुम्हारे सामने है।
अगर ये सच में हथियार होता तो चीन के पास भी तो फोन है, वहां क्यों नहीं ये हथियार चल रहा है? वो इसीलिए नहीं चल रहा है क्योंकि इस फोन की चाबी भी जो है वो उसके पास है। कितना भी इंटरनेट कर दो, तुम अगर ये मानोगे कि इंटरनेट से ही जो है हम क्रांति ला देंगे तो आप गलत फहमी में हैं। पिछले साल कश्मीर के साथियों से पूछिए, बैठे हैं यहाँ पे, मैंने सुना कि आए हैं यहाँ पर, कितने साल तक बंद रहा, कोई इंटरनेट नहीं वहां पर। 4G तो छोड़ दीजिए, 2G नहीं था उनके पास, फोन लगता नहीं था। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अर्थव्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो या कुछ हो, पावर उसी के पास है जो ऊपर में 1% या 2% बैठा हुआ है। इसीलिए हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, है ना। व्यवस्था परिवर्तन मतलब क्या है कि आज की जो व्यवस्था बनी हुई है, आप ये अंदाज करके देखिए कि पानी बह रहा है और जगह जगह पर पत्थर डाल रखे हैं और पानी का बहाव ऐसे बनाया गया कि पानी की सारी धारा जो है मिलकर एक ही जगह पर इकट्ठी हो। पहले जो पानी अपने आप फैलता था, जहां जगह मिले वहां जाता था, वहां सब जगह बांध बना दिया है ताकि पानी एक ही जगह पर जमा हो। यही पैसा है दोस्तों। पैसे के सारे नियम इस तरह से बना दिए गए हैं, पैसे की सारी व्यवस्था इस तरह से बना दी गई है कि कुछ भी हो जाए पैसा घूम फिर के उन्हीं के हाथ में पहुंचेगा जिसके हाथ में पैसा है। आप सोच के देखिए जो सवाल मैंने पहले पूछा था कि ऐसा क्यों है कि एक आदमी अगर 5,000 रुपया बैंक में डालता है तो उसका पैसा बढ़ेगा ही, मगर किसान के पास अगर 5,000 रुपया है और मजदूर के पास अगर 5,000 रुपया है तो उसका पैसा खाने पीने में ही चला जाएगा, पैसा बढ़ने की तो कोई संभावना है ही नहीं। आप अगर उदाहरण देख लीजिए कि एक आदमी, बड़ा उदाहरण दिया जाता है कि धीरूभाई अंबानी जो है वो 5 रुपया और लोटा लेकर आए थे और आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उनकी गिनती की जाती है। क्या कोई किसान ऐसा बन सकता है? क्या कोई मजदूर ऐसा बन सकता है कि भाई वो 5 रुपया और लोटा लेकर आए और इतनी मेहनत करे कि मेहनत देख के जो है वो पूरी सृष्टि दंग हो जाए, उसे कहे मांग आशीर्वाद, तुमको मैं अंबानी बना देता हूं? ऐसा हो सकता है कभी भी? कोई कारीगर है ऐसा? आप देखेंगे इक्का दुक्का कारीगरों के उदाहरण हमको दिखाए जाते हैं कि फैशन डिजाइनर बन गया, एक अपने यहाँ के चमड़े से जो काम करते हैं, उन्होंने मोची नाम की ब्रांड निकाली है जो अब विदेशों में खूब डंका कमा रही है। ऐसे एक आध उदाहरण छोड़ दीजिए आप। क्या इस तरह से संभव है कि आप मेहनत रोपो और मेहनत में से जो है वो दुगना तिगना चौगना आपको मिल जाए, मगर वही पैसा आप शेयर बाजार में लगाओगे तो उसके दुगने तिगने होने की संभावना है। ये सिस्टम किसने बनाई होगी? तो इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये है कि आज जो पावर का और पैसे का ढांचा जिस तरह से बना हुआ है, उस ढांचे को तोड़ना है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक मोहनदास करमचंद गांधी नाम का आदमी आता है। हम लोग उनकी पूजा नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि कुछ तो बंदा कह के गया है। इतने हजारों लाखों साल के मनुष्य के इतिहास में पहली बार एक आदमी आता है और वो कहता है कि एक नाई और एक वकील की कमाई एक होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो बुद्धि से काम करता है और जो श्रम से काम करता है उसकी कमाई एक जैसी होनी चाहिए। मैं आपसे ये सवाल पूछती हूं कि जो बीमारी का इलाज करता है वो बड़ा है या जो बीमारी की रोकथाम करता है वो बड़ा है? सोच के बताइए, जो बीमारी की रोकथाम करता है वो बड़ा है कि जो बीमारी का इलाज करता है वो बड़ा है? आप लोग सोच नहीं रहे हैं। रोकथाम कौन करता है? कौन करता है? सफाई कामदार करता है। जो आपके घर का कचरा उठाता है, जो गटर की सफाई करता है, जो शौचालयों की सफाई करता है,
वो दरअसल में जो है वो आपके रोग की रोकथाम करता है। अगर सफाई नहीं होगी तो सब बीमार हो जाएंगे, है कि नहीं है? आप सोच के बताइए। मुझको नहीं मालूम है आप लोगों में से कितने लोग सफाई के काम में लगे हैं, क्योंकि अपने यहाँ तो जाति व्यवस्था बनी हुई है ना, सफाई का काम नीची जाति के ही लोग करते हैं, तथाकथित नीची जाति, है ना। तो अगर आप उस जाति से नहीं हैं, आप वो काम नहीं करते हैं, तब आप अपना नजरिया सोच के मुझको बताइए कि आपकी नजर में उनकी इज्जत कितनी है और एक डॉक्टर की इज्जत कितनी है ना। सोच का फर्क है ये व्यवस्था जिसको हम कहते हैं परिवर्तन की। जब हम बात करते हैं तो केवल व्यवस्था नहीं बदलनी है, हमारे सोचने का तरीका भी बदलना है। और उस पर आघात किया उस आदमी ने जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जिसने ये कहा कि जो श्रम करता है उसकी कमाई भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी बुद्धि के श्रम की कमाई होती है ना। हम लोग इसीलिए हमारे जब शिविर होते हैं, आपके शिविर में भी ये मैंने देखा है और मैं उसकी इज्जत करती हूँ, कि जो बुद्धि से काम करता है उसको झाड़ू उठाना चाहिए, और जो झाड़ू का काम करता है उसको यहाँ पर आकर भाषण भी देना चाहिए। जब ये काम होगा तब हम जो है वो व्यवस्था को आज से बेहतर और अलग बना सकेंगे। नहीं तो व्यवस्था तो वही रहेगी जो इतने हजारों लाखों साल से बनी आई है, जिसमें सत्ता जो है किसी एक के ही हाथ में है, या कुछ ही लोगों के हाथ में है, या मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, या किसी जाति के हाथ में है। तो ये चीज जो है जिसको हम कहते हैं, जो आपके जिस तरह से बात रखी उसमें भी आया कि न केवल हमको आर्थिक सवाल पर काम करना चाहिए, हमको सामाजिक सवाल पर काम करना चाहिए, कि जैसे ही आप श्रम और बुद्धि के विभाजन की बात करते हैं, आप ये पूरी जाति व्यवस्था के जड़ में प्रहार करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि श्रम को भी उतना ही महत्व, उतना ही सम्मान और उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना कि जो बुद्धि इस्तेमाल करता है उसको मिलना चाहिए। और एक लॉजिक से सोचकर देखिए, किसका काम अनिवार्य है? श्रमिक का काम अनिवार्य है कि वकील का काम अनिवार्य है? किसके बगैर आदमी भूखा मर जाएगा? श्रमिक अगर श्रम करना छोड़ दे, किसान अगर खेती करना छोड़ दे, जैसी की इच्छा हो रही है, जैसा कि पूरा दुनिया का मॉडल है, क्यों सरकारें चाहती है कि किसान जो है खेती छोड़कर मजदूर बने? इसीलिए नहीं क्योंकि उनको जो है वो अन्न उगाना है, इसीलिए क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो आज किसान के हाथ में हैं। विदेशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हजारों एकड़ की जमीन एक या दो किसान के हाथ में होती है, क्योंकि वहां पर वो लोग पूंजीवाद का वो मॉडल लेकर आए जिसने किसानों को उनकी जमीन से बेदखल किया। उनके यहाँ पॉपुलेशन भी कम है, तो हो सकता है उनका मॉडल चला हो, मैंने उसका ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, पर सच्चाई ये है कि पूरा जो पश्चिमी जो अर्थतंत्र है उसने किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया है। क्या भारत में भी हम वही मॉडल अपनाएंगे? अभी नई श्रम नीति जो है, वो लेबर लॉज जो है, वो सरकार ने पिछले 3-4 दिनों में घोषित किए हैं। उसको पढ़िए, उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहती है सरकार कि किसान किसानी छोड़े और मजदूर बन जाए, मिलों में मजदूर बन जाए, जिसको 12-12 घंटे की ड्यूटी हो और वो बगैर सवाल पूछे जो है काम करे, और जिसमें कोई एक नारायण मूर्ति आकर कहता है कि दिन में जो है 14, 15, 16 घंटे काम करना चाहिए। ये सारी व्यवस्था बनी हुई है ताकि पूंजी जो है वो केंद्रित रहे, और हमको अगर उस व्यवस्था को तोड़ना है तो केवल आर्थिक मॉडल अलग करके नहीं चलेगा। यहाँ पर फिर गांधी आते हैं। गांधी विचार के बारे में हम ऐसा कहते हैं कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा विचार हो जिसको महान व्यक्तियों ने आगे बढ़ाया। जैसे कम्युनिज्म के बारे में कहते हैं कि भाई कार्ल मार्क्स हुए, मगर उसके बाद कोई ऐसा महान थिंकर बना हो, कोई महान अध्येता बना हो जिसने उस विचार को और गहरा बनाया, बेहतर बनाया। गांधी जी के बाद आए विनोबा भावे, और विनोबा भावे के बाद आए जयप्रकाश नारायण।
अगर आप विनोबा भावे, जिस ग्राम स्वराज की बात आपने यहाँ पर लिखी हुई है, अगर विनोबा भावे की आप किताबें पढ़ेंगे ग्राम स्वराज के ऊपर, तो आपको वो डिटेल में खाका मिलेगा जिसका आप प्रयोग करने की सोच रहे हैं और आप बोल रहे हैं। गांव में क्या काम होगा, गांव में कैसे काम होगा, गांव की खेती की जमीन जो है उस पर कैसे हम काम करेंगे, गांव के लोग कैसे न्याय करेंगे। तो एक तो मेरी तो आपको सलाह है कि आप जरूर पढ़ें उसको। पर इन तीन लोगों ने, हाँ, इन तीन लोगों ने जो इस विचार को बढ़ाया है और जो हमारी समझ में भी आता है वो ये है कि केवल एक क्षेत्र में बदल करके नहीं होगा कि हम आर्थिक ढांचा बदल देंगे पर हम मानेंगे कि अगर जातीय ढांचा वही रहे, हमारे परिवारों का ढांचा वही रहे और आर्थिक ढांचा टिका रहेगा, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि अगर आर्थिक ढांचे में हम ये चाहते हैं कि समानता हर जगह पहुंचे, अगर हम ये मानते हैं कि जो गरीब है, नहीं गरीब से भी जो श्रमिक है, जो किसान है, जो मेहनत करता है, उसको बराबरी का पैसा मिलना चाहिए, जो बुद्धि का काम करता है। हम उनको खत्म नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बुद्धि का काम करने वाले लोग भी चाहिए, नहीं तो विकास कैसे होगा आगे। दोनों को बराबरी की कमाई होनी चाहिए। मगर जाति व्यवस्था वैसी की वैसी बनी रहे तो परिवर्तन संभव है क्या? तो वो संभव नहीं है। इस बात को समझिए। हमारा घर का ढांचा वैसा का वैसा बना रहे, क्योंकि आप सोचिए कि अब मैं थोड़ा सेंसिटिव सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप लोगों को बुरा लगेगा, आप बुरा मत मानिएगा, आप ये मानिएगा कि ये लड़की है इसीलिए ऐसा बोल रही है, ठीक है ना। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपके घर का पावर किसके हाथ में है? आप लोग मजाक में कहते हैं कि हमारे घरवाली के हाथ में है, पर ये सच नहीं है। इस बात को समझिए। हम एक पितृसत्ता व्यवस्था में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है कि नहीं है? है ना। तो आपके एक घर में प्रेम के कारण आप अपनी पत्नी को जो है वो उस तरह का अधिकार देते होंगे, पर हम तो समाज के बारे में सोच रहे हैं। और अगर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, तो हमारे घर की महिलाओं को वो इज्जत, वो प्यार, वो सम्मान हम नहीं देते हैं जो एक मनुष्य के नाते उनको मिलना चाहिए। तब इसलिए मेरा क्या कहना था, जैसे मैंने कहा कि अगर आप आर्थिक बराबरी की बात करते हो, आप सामाजिक जाति तोड़कर जातीय बराबरी की बात करते हो, तो आपको अपने घर में भी बराबरी की बात करनी पड़ेगी। आपको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। ये है गांधी विचार, जिसको गांधी ये कहते हैं कि हर पहलू पर अगर आप काम नहीं करोगे, अगर शिक्षा नीति आपकी नहीं बदलती है। आज की शिक्षा नीति क्या है? आज आप में से कितने लोगों ने 12वीं से ऊपर की पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन कितने लोगों ने किया है? ठीक है, आप मुझको ईमानदारी से बताइएगा कि जब पढ़ लिख कर हम ग्रेजुएट हो जाते हैं तो हम श्रम का काम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कहीं अप्लाई करें, हमको कहीं नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले तो और भी अच्छा, प्राइवेट में भी मिले तो, मगर हमको श्रम नहीं करना है। ये सच है कि नहीं है? अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाते हैं जिसमें श्रम को जो है वो कमजोर, अपमानजनक और ऐसा बनाया गया है, तो कभी भी हम श्रमिक का और बौद्धिक वर्ग की कमाई एक बना सकेंगे क्या? श्रमिक को सम्मान अगर दिलाना है तो आपको आपकी शिक्षा नीति में भी वो बदलाव करना पड़ेगा, है ना। आपको अपनी संस्कृति में बदलाव करना पड़ेगा। जो गाली आप देते हैं उससे आपकी संस्कृति झलकती है। आप जाति की गाली देते हो, आप जो है महिला के नाम की गाली देते हो, इससे क्या झलकता है? आपके विश्वास झलकते हैं। कुछ दिन पहले ऐसे ही बात हो रही थी, तो हरियाणा के ही भाई थे हमारे, तो ऐसे ही मैंने बात कही। मैंने कहा कि माँ बहन की गाली क्यों देते हो? आप में से कोई भी ऐसा है क्या जो अपनी माँ या अपनी बहन से वो करता होगा जो आप गाली में बोलते हो? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। बीमार आदमी सिर्फ ऐसा कर सकता है, इस बात को समझिए, अगर करता हो तो भी वो, और वो भी केसेस लाखों में, करोड़ों में 1 या 2 आपको मिलेंगे। तो फिर ऐसी गाली क्यों देते हो? तो हरियाणा वाले भाई ने मुझसे कहा, अरे ये गाली है, ये तो मुझको मालूम ही नहीं था। कितना हमारे इसमें बस गया है वो।
अपने सर जो पहले बोल रहे थे, उनके मन में है क्या ऐसा? मैं गारंटी से कह सकती हूँ नहीं है ऐसा, पर वो हमारे भीतर बस गया है ऐसा कि गाली हम बोले बगैर बात ही नहीं कर सकते हैं, आदत पड़ गई है। मगर उस गाली में आप करते क्या हो? आप एक महिला का अपमान करते हो, एक महिला को आप नीचा दिखाते हो। आप ये मानते हो कि इस महिला के साथ अगर ऐसा खराब काम होगा तो तालियां बजेंगी, क्योंकि जब आप हंसते हो ऐसी कोई गाली बोलता है, और जब आप, तो सोच के देखिए, है ना। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि हमको अपना संस्कार भी बदलना पड़ेगा। अगर समानता की बात हम करते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि हर मनुष्य को एक मनुष्य होने का सम्मान मिलना चाहिए, तो आप वैसा समाज नहीं बना पाओगे अगर आप खुद से और अपने घर से उसकी शुरुआत नहीं करोगे। ये है आर्थिक नीति। अब इसका रास्ता क्या है, सुझाव क्या है ना। हम लोग बहुत भाषण करते हैं कि कैसे गलत सब चीज चल रही है, इसका सुधार कैसे करेंगे। तो उसका भी रास्ता वो बूढ़ा दिखा के गया। क्या किया? जब गांधी जी काम कर रहे थे देश में, तब अपना कपास जो था वो शिप होके जाता था इंग्लैंड, वहां से कपड़ा बनकर आता था और वो हमको ही फिर बेचते थे। आज के किसान का क्या हो रहा है कि वो तूर की फसल लगाता है, मूंग की फसल लगाता है, फिर वो बाजार में जाता है और दाल बिनकर हमको ही बेचने आ जाता है, हमको ही वो खरीदना पड़ रहा है। तो जो लूट का रास्ता तब था, वही लूट का रास्ता आज भी बना हुआ है। तो कैसे उस रास्ते की काट उन्होंने खोजी? उन्होंने कहा कि अपनी चीज खुद बनाना शुरू करो, है ना। तो उन्होंने चरखा चलवाया, घर घर में लोगों ने अपना कपड़ा खुद बनाया और उनका जो पूरा बाजार था उसकी काट निकाली। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जो प्रशांत जी ने दोपहर में बात की थी कि किसी चीज को खत्म करें और फिर नई चीज बनाना शुरू करें, ऐसा करने के बजाय एक नया तरीका गांधी जी ने बताया कि नई चीज भी साथ साथ खड़ी करते चलो और पुरानी चीजों को तोड़ते चलो। तो जो नई चीज खड़ी करते हो वो अपने आप एक हथियार बन जाती है। मैं ये कहती हूं कि हमारे गांव है, कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो हम गांव में ही बना सकते हैं, जिसके लिए हमको बाजार की जरूरत नहीं है। कितनी सारी चीजें हैं, कोई 5 चीज चुनो और पूरे गांव को तैयार करो कि ये चीज बाजार की हमारे गांव में नहीं आएगी। हमारा गांव का लड़का बना रहा है, हमारे गांव की महिला बना रही है और हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है? देखिए, है ना। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं पर हम कर नहीं रहे हैं। सिर्फ अपने आप को ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि ये हो सकता है। उसी तरह से जिस तरह से आप अपना अभियान चला रहे हैं ना, आप भी तो यही मान रहे हैं कि जनता सरकार बनेगी। तो वो जनता सरकार कैसे बनेगी? सिर्फ बोलने से नहीं बनेगी। आपको ये सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी। आपको शिक्षा व्यवस्था बदलनी पड़ेगी आपके गांव की, जो ये बताता है कि भाग के जो है शहर चले जाओ, क्योंकि गांव में कुछ नहीं रखा हुआ है। आपको अपने बच्चों को कैसे आप वो वैकल्पिक शिक्षा देंगे वो देखना पड़ेगा। आपको अपनी आर्थिक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। इनका जो इतना जोश भरा भाषण उन्होंने किया, वो इसीलिए किया क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, किसी कर्जे में नहीं डूबे हुए हैं, किसी सरकार से योजना में पैसा नहीं लिया हुआ है, किसी आधार से जो है वो खैरात नहीं आ रही है। हमको अपनी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था खुद खड़ी करनी पड़ेगी। हमको अपनी न्याय व्यवस्था खुद खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की जो न्याय व्यवस्था है, हम ये जानते हैं कि वो सरकार के हाथ का खिलौना है। पहले भी थी। आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि ये सरकार ने कुछ नया किया है। ये जो डेमोक्रेसी का पूरा ढांचा है, जिसमें 51 और 49 की राजनीति चलती है, आपको मालूम है ना, 51 मिला तो जीत गए। आपने कभी सोचा है कि वोटिंग लिस्ट पे 20 लोगों के नाम क्यों लिखे रहते हैं? सोच के देखो कि सबको मालूम है कि जीतने वाला कौन है, टक्कर देने वाला ज्यादा से ज्यादा 1 होगा या 2 होगा। 20 लोगों के नाम क्यों होते हैं उसमें?
कोई तो बताए। हाँ हाँ, देखिए, अगर 100 लोगों का गांव है, 100 लोगों का गांव है, अगर 2 लोग खड़े रहते हैं तो एक को 51 वोट मिलने पड़ेंगे, एक को 49 मिलने। अगर वहीं 10 लोग खड़े हो जाते हैं तो कौन जीतेगा? सबको अगर 10-10 वोट मिल जाते हैं तो नहीं, पर जीतेगा कौन? जिसको 11 मिलेगा वो जीतेगा। अब 100 के गांव में जिसको 11 वोट मिले वो जीता। ये क्या हुआ? ये मेजॉरिटी है। जिसको 11 मिला, सही तो ये है कि 79 वोट उसके खिलाफ पड़े, पर क्योंकि आपने वो वोटर लिस्ट में 20 लोगों का नाम डाला है, कोई जाति के नाम पे, कोई अरे तो मेरे परिवार का बच्चा है, अपने तो 500 वोट इसको ही जाने चाहिए। सोच के देखो ना क्या है। आज की जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, वो उन्हीं लोगों का खिलौना है जो मैंने कहा कि ऊपर के 5% लोग हैं जिनके हाथ में पैसा भी है और जिनके हाथ में सत्ता भी है। इस खेल को कौन समझेगा? तो जो जनता सरकार बनाने का सपना देखेगा उसको ये बात समझनी पड़ेगी, नहीं तो वो भी उसी खेल का एक हिस्सा बन जाएगा जो 51 और 49 की खेल खेलता है, और जिसको कहिए कि 11 और 79 का खेल खेलता है ना। आखिर तो क्या है, आज के प्रधानमंत्री जी का जो बहुत डंका बजता है, कितने प्रतिशत वोट उनको मिला? 36, अगर मैं गलत नहीं याद कर रही हूं तो 36% जिस व्यक्ति को वोट मिलता है वो मेजॉरिटी माना जाएगा कि माइनॉरिटी माना जाएगा? माइनॉरिटी ही है। पर डेमोक्रेसी का खेल इसीलिए जानबूझकर डिजाइन ऐसा किया गया कि जो माइनॉरिटी में रहेगा वो भी थोड़ा खेल इधर उधर कर लेगा। तो वोट चोरी हम कह रहे हैं, पर कितने वोट की आखिर चोरी हो रही है? बिहार की पूरी जनता जो है वो कितने करोड़ का उनका पॉपुलेशन है, नेट पर देख लीजिए, और 62 लाख वोट जो है वो वोट SIR के नाम पे उन्होंने काट लिया है ना। तो आपको क्या लगता है ऐसे ही 62 लाख वोट काट लिए होंगे? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की शिनाख्त की गई, किसमें किसके वोट कितने हैं, किसके वोट काट लिए जाएंगे, यहाँ कितने काटने पड़ेंगे, वहां कितने काटने पड़ेंगे, वहां कितने काटने पड़ेंगे। 13 करोड़ की जनता अगर तय कर ले कि नहीं अभी तो बदलना ही है, तो कोई रोक सकता है? कोई SIR रोक सकती है? कोई NRC रोक सकती है? तो इसीलिए जनता को ये खेल समझाना पड़ेगा और हमको धीरे धीरे उस दिशा में जाना पड़ेगा जहां सब लोगों की एकता हो। एकता शब्द जो है वो घिसा पिटा लग सकता है आपको, मगर उस एकता में वो ताकत है जो किसी भी गोली, बंदूक, तलवार या अणुबम का मुकाबला कर सकती है। और ये बात है जो आज मैं बोलूं तो हमको लगता है कि भाषणबाजी है, पर मेरा बोला हुआ भाषणबाजी क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि कोई एक महात्मा गांधी था जिसने ये करके बताया कि देखो ये पॉसिबल है। तुमको लगे कि भाषण है पर ये पॉसिबल है ना। तो आज मेरे बात में वजन लगता है, हमको लगता है कि नहीं ये तो पहले तो हुआ है, अब होने में कोई हर्जा नहीं है। तो ये जो चीज है इस बात को हम लोग समझें, और इसीलिए केवल अर्थव्यवस्था बदलने पर नहीं जाना पड़ेगा, तो हमको सारी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी जो हमारी नई व्यवस्था के अनुकूल हो, है ना। अब मैं बहनों का थोड़ा 5-7 मिनट में, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेती हूँ, और बात थोड़ी चुपती भी है तो इसलिए कम में ही बोलती हूँ, आप लोग जो है वो उसको बढ़िया से समझ लीजिए। महिलाओं का देखिए क्या हो रहा है, और आप हरियाणा प्रदेश से है तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोगों ने 2018 में एक यात्रा निकाली बहनों की, जो गुजरात से शुरू हुई और कश्मीर तक गई, और ये पूरा बेल्ट है जहाँ पर जेंडर रेशियो जो है 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, वो रेशियो बहुत खराब है। माने हम लड़कियों के पैदा होने को अच्छा नहीं मानते हैं, हमको लड़के पैदा हो उसकी लालसा रहती है, और लड़कियां अगर पैदा होती हैं तो या तो उनको गर्भ में मार दिया जाता है या पैदा होते ही उनको मार दिया जाता है। अब इस प्रदेश में आप हैं तो उसकी जरा एक एंगल तो आपका है, एक एंगल मैं आपको बताती हूँ, उस तरह से आप इसको समझ कर देखिए।
कुछ लड़कियों को तो हम पैदा नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ लड़कियां पैदा होती है तो उनको हम बचपन में ही जो है वो दूध में या मिट्टी में दबा देना। आप लोगों को मालूम होगा क्या क्या प्रथाएं अपने देश में चलती थी और शायद आज भी कहीं कहीं छुपे छुपाए चलती हैं। फिर कुछ लड़कियां जो है वो दहेज के मामले में मार दी जाती हैं। दहेज वाला जो पूरा प्रकरण होता है, और लड़कियों को हमारे देश में ज़्यादातर जगहों पर विधवा विवाह जो है वो संभव नहीं है। अगर विधवा है तो उसकी पुनः फिर से शादी नहीं हो सकती है। जो तलाकशुदा मर्द है उसकी तो दोबारा शादी हो जाएगी, पर अगर तलाकशुदा महिला है तो उसकी शादी नहीं होगी। इसमें अब लड़कियां पढ़ लिखने लगी हैं, तो अब लड़कियां, कुछ लड़कियां मेरे जैसी हैं, वो कहती है कि भाई हमको शादी ही नहीं करनी है, कौन इस झंझट में पड़े। बड़ी संख्या में लड़कियां जो है वो अपना खुद करने का करती हैं और कहती है कि हमको शादी नहीं करनी है। अब आप ये बताइए, जब लड़कियां इतनी जगहों से कम हो जाएगी तो लड़कों को शादी के लिए लड़कियां कहाँ से मिलेंगी? तो ये समस्या लड़की की है कि लड़के की है? लड़के की तो है ही है, पर मैं फिर भी कहती हूँ कि पूरे समाज की समस्या है ना। हम लड़कों को तो कहते हो कि भाई तुम क्या खुले सांड की तरह घूमो, क्या है उसमें, जब तक शादी नहीं है तब तक तुम मजे करो। पर लड़कियों को हम घर में बिठा के रखते हैं। तो लड़कों को अगर मजा भी करना है तो लड़कियां किधर से मिलेंगी? क्योंकि लड़की के लिए, लड़कों के लिए नियम हमने अलग बना के रखे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़कों की तरह लड़कियां भी जो है वो अब खुले घूमे और सब ऐश कर। मैं ये कहती हूँ कि नहीं, लड़कों के लिए जो नियम हमने बना कर रखे हैं उसको बदलने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर हमारे समाज और एक देखिए, ये चलन पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ा है और मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने देखा भी है। लड़कियां खरीद के लाई जाती हैं शादी के लिए। हरियाणा में इसकी प्रथा है, मैं जानती हूँ। पंजाब में है, मैं जानती हूँ। मध्य प्रदेश में है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने देखा है। राजस्थान है ना। अब देखिए, आप लोग इस सब से पूरी तरह से परिचित हैं। जो माँ खरीद के लाई गई है वो कैसे बच्चों को जन्म देगी? इसके बारे में सोचते हैं आप लोग? हमारी संस्था है, उस संस्था का लड़का जो है वो शराब पीकर अपनी बीवी को मारता है। उसकी बीवी पेट से थी और पेट से होते हुए भी उसने अपनी पत्नी की पिटाई की। अब आप ये सोच के देखिए कि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, क्या उसके मन पर उसका कोई असर होता होगा? मनोविज्ञान, हमारे यहाँ तो गर्भ संस्कार की भी बात की जाती है ना, कि कैसी बातें सुननी चाहिए, कैसी कहानियां सुननी चाहिए, क्योंकि उसका असर बच्चे पर पड़ता है। बहुत समय तक हम लोग ये बात करते थे कि भाई बच्चा कोई पैदा होते ही थोड़ी क्रिमिनल बन जाता है, वो तो सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वो उसको क्रिमिनल बनाती हैं। मैं कहती हूँ नहीं, जिस गर्भवती माँ का आप अपमान करते हो, जिस गर्भवती माँ को आप पीड़ा देते हो, जिस गर्भवती माँ को आप अपमानित करते हो, उसका बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, वो मानसिक रूप से बीमार ही पैदा होगा। इस बात को आप समझिए। तो इसीलिए जहां भी एक खरीद कर लाने वाला जी प्रथा है, आप सोच के देखिए कैसा समाज हम बना रहे हैं। इस समाज से जो अगली पीढ़ी पैदा होगी वो कैसी होगी? अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों बराबर के जो है गुनहगार होते हैं। तो जहां हम ये कहते हैं कि पुरुषों का अन्याय करना गलत है, वहां लड़कियों का अन्याय सहना गलत है। लड़कियों को, आज की लड़की जो है, आप सोच के देखो, सिर्फ उदाहरण के लिए कह रही हूँ, मैं हूँ, आज मैं कमाती भी हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ अपना जीवन का निर्णय लेने के लिए। मेरी माँ जो है वो 12वीं तक पढ़ी थी, मगर वो कमाती थी, वो स्कूल में टीचर थी। मगर मेरी जो दादी थी, ना वो कमाती थी ना वो पढ़ी लिखी थी। मतलब 3 ही जनरेशन है जिसमें लड़की बदल गई है, अलग ही प्राणी है वो लड़की। आज की लड़की वो लड़की नहीं है जो 2 पीढ़ी के पहले थी। आप समझ रहे हैं कि ये परिवर्तन कितना तेजी से हुआ है और कितना जबरदस्त परिवर्तन है। इतना जबरदस्त परिवर्तन है कि आज कोई ये सवाल नहीं खड़ा कर सकता
कि लड़की को पढ़ाओ नहीं। जो सब ये मानते हैं कि लड़की पढ़ लिख जाती है, बहुत जबान चलाती है, घर तोड़ने का काम करती है, उसको पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ऐसा बोलने के बावजूद कोई नहीं है जो अपनी बेटी को पढ़ाएगा नहीं। तो जो लड़की इतनी बदल गई है, उसके सामने लड़का कितना बदला है, सोच के देखो। अंदाज कर रहे हो इस बात का? लड़के को आज भी थाली परोस के चाहिए, लड़के को आज भी चाहिए कि बीवी जो है वो सर पे पल्लू ढके, जो है वो माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की सेवा करे। तो जो जिस बात की प्रशांत जी ने बात की थी कि गाड़ी जो है उसका दोनों चक्का अगर समान नहीं है तो गाड़ी चल नहीं सकती है, और आज ऐसा हो गया है कि वो चक्का असमान हो गया है। एक चक्का अलग साइज का हो गया है, एक चक्का अलग साइज का हो गया है, और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे परिवार जो है वो बड़े उथल पुथल से गुजर रहे हैं। पूरा परिवार का जो तंत्र था हमारा, जिस पर हमको गर्व था, वो खत्म हो रहा है, मगर हम उसका कारण नहीं समझ रहे हैं। मैंने जो एनालिसिस किया वो मेरा कारण है, मैं आपको समझाया। आप अपनी तरफ से सोच के देखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ केवल लड़की की तरफ से हो रही है क्योंकि वो कपड़े ठीक से नहीं पहन रही है, वो जो है रात तक बाहर खड़ी रहती है। एक बड़ी मजेदार की बात थी, मुझको खराब भी लगता है, कई लोग कहते हैं कि नियम जो है वो लड़कों के खिलाफ बने हुए हैं, कानून जो है। तो एक लड़का, एक क्लास में ऐसे ही हम लोग बात करने गए कॉलेज में, तो लड़के ने कहा, मैडम आप देखिए ना, लड़का झूठ सच भी बोल रहा है तो सामने वाला मानेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और लड़की झूठ भी बोल रही है तो सामने वाला मानता है कि ये सच ही बोल रही है। मैंने कहा ये बात तो सच है कि लड़के अगर देखने में ठीक ठाक नहीं है और थोड़ा अनपढ़ टाइप का है, थोड़ा जो है वो ठीक से कपड़ा नहीं पहना है, तो वो सच भी बोल रहा होगा तब भी वो झूठ बोल रहा है ऐसा मानकर जो है वो सजा का भागीदार बनता है। और लड़की अगर ठीक ठाक है दिखने में, ठीक से बोल पा रही है और वो झूठ भी बोल रही होगी तो वो माना जाएगा कि वो सच बोल रही है, क्योंकि लड़कियां ज्यादातर सच बोलती हैं। मैंने उससे ये पूछा कि ये धारणा बनी कैसे? कोई तो कारण होगा ना कि ये धारणा बनी। कारण ये है कि लड़के ज्यादातर झूठ बोलते हैं, इसीलिए जो सच भी बोलते हैं उन पर भरोसा नहीं बैठता है, और लड़कियां ज्यादातर सच बोलती हैं इसलिए वो झूठ भी बोलती हैं। जो कुछ लोग हैं जो झूठ भी बोलते हैं तो लड़के, सब लोग ऐसा मानते हैं कि सच ही बोल रही होगी, क्योंकि इस धारणा बनने की कोई तो वजह रही होगी। क्या लड़कियों ने तो धारणा बनाई ही नहीं, क्योंकि लड़कियों का उस तरह से चलता नहीं है अपने समाज में। तो इस बात को हम समझें कि जहां लड़कों को भी खुद को बदलने की जरूरत है, लड़कियों को भी खुद को बदलने की जरूरत है, क्योंकि लड़कियां जो है आज पढ़ लिख कर इतनी आगे चली गई हैं कि उनको लगता है कि दुनिया मेरी ठोकर में है। तुम हटो, तुम्हारी बात कौन सुनेगा। करती है ना लड़कियां ऐसी, लड़कों का अपमान करती हैं। ये बात सच है कि लड़कियां जो है वो अब परिवारों में नहीं रहना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि हमारे ऊपर बंदिश ना रहे। जो बंदिश लड़कों पर नहीं है वो बंदिश हमको अपने पर भी नहीं चाहिए। पर सच्चाई ये है कि परिवार एक ऐसा, हमारे देश का, हमारी संस्कृति का एक ऐसी जड़ है जो सारी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाती है। तो इसीलिए लड़कियों को भी बदलने की जरूरत है। लड़कियों को ये समझना चाहिए। मैं अक्सर उदाहरण देती हूँ कि अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे नंबर 1 देश है कि नहीं है? कम से कम अमीरी के मामले में तो है ही है, पर विकास के मामले में भी सब लोग कहते हैं कि अमेरिका जो है वो नंबर 1 देश है। आज की तारीख में अमेरिका में महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार नहीं है। ये बात को समझिए। जो इतना पढ़ा लिखा देश है, जो इतना विकसित है, महिलाओं के मामले में इतना एडवांस है, वो आज यहाँ पर आके खड़ा है। जिस अफगानिस्तान की हम बात करते हैं, आज से 100 साल पहले अफगानिस्तान में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार था, लड़कियों को काम काज करने का अधिकार था। क्यों मैं ये कह रही हूं कि बदली हुई लड़की अगर अपने साथ में अपने भाई, अपने पिता, अपने बेटे, अपने दोस्त को नहीं लेकर चलेगी तो उसकी स्वतंत्रता की भी गारंटी नहीं है
है ना। आपका जो नारा है बहुत अच्छा लगा, आपसे हम भी लगाएंगे, सबके भले में ही हमारा भला है। क्या है वो नारा? हम जीतेंगे जब सब जीतेंगे। ये लड़की को भी समझना पड़ेगा कि अगर उसको चाहिए कि वो स्वतंत्र रहे, उसको जो है वो सम्मान मिले, तो उसको दूसरों को सम्मान करना सीखना पड़ेगा, जिसमें बड़े भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं। और लड़कों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो समझें कि लड़कियां बहुत बदल गई हैं। आपकी माँ जैसी है वैसी आपकी बहन नहीं है, और आपकी बहन जैसी है वैसी आपकी बेटी नहीं होने वाली है। और लड़कियों की कम होती संख्या, ये समस्या लड़कियों की नहीं है, लड़कों की भी है। और अगर ये खरीदने वाला जो है वो प्रकरण अगर चलता रहा तो हम पूरे वंश, भारतीय वंश जो है उसके विनाश की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि वैसी पीड़ित माँ, वैसी दुखी माँ कभी भी एक स्वस्थ और अच्छे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। इतनी बात कहती हूँ, और मेरी बात में आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं सच में सॉरी कहती हूँ। धन्यवाद।